नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, हमने 15 प्रश्न कल सॉल्व किए थे और बाकी के 15 प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि परीक्षण है? तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षण से संबंधित प्रश्न है। तो बुद्धि के विभिन्न व्यक्तियों ने, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। तो बुद्धि का हमें सिद्धांत पहचानना है कि बुद्धि से संबंधित परीक्षण किसने किया था। तो लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट होता है, या फिर वाक्य पूर्णता परीक्षण होता है, या फिर मायर्स बिग्स टाइप संकेतक प्रश्नावली, जिसको हम MBTI बोल सकते हैं वो, या फिर एक और है चौथा, बिनेट कामत परीक्षण। तो देखिए, सबसे पहले बुद्धि का जो परीक्षण किया था वो स्टर्न के द्वारा किया गया था, परंतु वास्तविक तरीके से जो हुआ था वो किया था बीने ने। बीने साइमन परीक्षण के नाम से हम जानते हैं जिसको। तो ये बीने साइमन परीक्षण 1904 में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से बुद्धि का जो परीक्षण यहाँ पर आपको सही आंसर जो लगेगा वो कौन सा होगा? बिनेट कामत परीक्षण। तो ये बुद्धि से संबंधित एक परीक्षण का श्रेणी में आता है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बिनेट कामत परीक्षण। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार तर्क का नहीं है? एक प्रकार तर्क का नहीं है। देखिए, इनमें 3 प्रकार जो है वो तर्क के हैं, परंतु एक प्रकार तर्क का नहीं है। यहाँ पर कौन सा प्रकार है जो तर्क से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है उपदंशकारी तर्क, दूसरा है निर्गमनात्मक तर्क। ठीक है, जिसको ये हालांकि हिंदी में गलत लिखा है, इसको निगमनात्मक तर्क बोल सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग के नाम से जाना जाता है, डिडक्टिव। और अन्यारोपण तर्क या फिर परालौकिक तर्क। तो तर्क जो होते हैं ये उपदंशकारी तर्क होता है, निर्गमनात्मक तर्क होता है, या फिर परालौकिक तर्क होता है। परंतु अन्यारोपण जो तर्क होता है ये तर्क नहीं होता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना तर्क में शामिल नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? अन्यारोपण तर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क में सम्मिलित क्या नहीं है? तो ये अन्यारोपण मतलब किसी पर, अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाना, ये तर्क का हिस्सा नहीं होता है। अब 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेटवे ड्रग नहीं है? देखिए, यहाँ पर गेटवे ड्रग के बारे में प्रश्न है कि ड्रग तो देखिए सभी दिया गया है, परंतु क्या गेटवे ड्रग नहीं है? तो गेटवे ड्रग जो नहीं है वो होगा आपका कोकीन। कोकीन जो होता है ये गेटवे ड्रग की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी शराब, तंबाकू, मारिजुआना, ये सब गेटवे ड्रग की श्रेणी में आते हैं। अब 19वां प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं होता है? तो देखिए, इन सब में अगर केंद्र बिंदु देखें तो छात्र जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक भी इसका मुख्य बिंदु होता है, और वो क्या कंटेंट पढ़ाने वाला है, क्या सामग्री का प्रयोग करेगा, ये भी जो होता है वो किसका? शिक्षण का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। परंतु शिक्षण की जो विधियाँ होती है वो केंद्र बिंदु नहीं होती है। वो आप अदर सोर्स के माध्यम से, अदर अपनी चीज़ के माध्यम से आपको निश्चित करना है कि हमें किस विधि से पढ़ाना है और किस विधि से, उत्तम विधि से शिक्षण हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है, शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, ये अधिगम की प्रक्रिया या फिर शिक्षण की प्रक्रिया में केंद्र बिंदु नहीं होती। अगर हम केंद्र बिंदु की चर्चा करें तो सबसे पहले जो होता है वो छात्र होता है। छात्र जो होता है वो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। उसके बाद शिक्षक केंद्र बिंदु होता है, और वो क्या कंटेंट पढ़ाना चाहता है, ये 3 चीज़ें जो होती है ये केंद्र बिंदु के अंतर्गत होती है। परंतु शिक्षण विधियाँ केंद्र बिंदु का हिस्सा नहीं होती है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का लक्षण है? ADHD मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया गया है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये अवधान संबंधी एक विकार होता है, एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो ADHD के नाम से जानी जाती है। इसका फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस नाम से इसको ADHD इसका शॉर्ट नेम है, और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसका पूर्ण रूप है। तो इस प्रकार से ये जो अवधान संबंधी समस्या होती है, ये इसका मुख्य लक्षण क्या होता है? तो देखिए, क्या उदासी होती है, क्या हकलाना होता है, या फिर अति संवेदनशीलता होती है? देखिए, अगर होगी तो हाइपर एक्टिविटी, हमने इसमें इसका फुल फॉर्म देखेंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि ए का तो होता है, एच से होता है अटेंशन, डी का होता है
अटेंशन डेफिसिट और एच का होता है हाइपर एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पर देखना है हाइपर एक्टिविटी किस शब्द में लिखा गया है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए हाइपर एक्टिविटी जो होता है वो चौथे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि अति सक्रिय जो बच्चा होगा वो अवधान से संबंधित समस्या से ग्रसित होगा। यदि कोई बालक अति सक्रियता पाया जाता है या फिर बहुत ही कम सक्रिय होता है, तो देखिए हम यहाँ पर अति सक्रिय जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी या फिर जो होता है वो अति सक्रियता का बच्चा किस श्रेणी में आता है, ADHD के मुख्य लक्षणों में शामिल किया जाता है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये ADHD की समस्या होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, अति सक्रियता प्रदर्शित करता है। तो ये प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की की भाषा का सिद्धांत रिक्त स्थान दिया है और अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इनमें से देखकर कि व्यवहारवादी होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, रचनावादी होते हैं या फिर भावनात्मक होते हैं। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जो होती है वो इंटेलिजेंस से संबंधित अगर हम बात करें तो डेनियल गोलमैन का नाम आता है। व्यवहारवादी की हम बात करें तो व्यवहारवादी में हम सब पढ़ते ही हैं, जैसे कि हमारे वाइगोत्स्की नहीं, थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब व्यवहारवाद की श्रेणी में आते हैं। अगर कॉग्निटिव सिद्धांत की बात करें, कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो इनमें आते हैं प्रमुखता से हमारे कौन, जीन पियाजे। और रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी होती है ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो रचनावाद जो है वो वाइगोत्स्की से संबंधित होते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा जो होती है वो रचनावादी अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब 22वां प्रश्न हम देखते हैं कि कई तरीकों में से एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न को समझना होगा, संस्कृति विकास को किस प्रकार से जो होती है वो क्या करती है, प्रभावित करती है। या तो प्रभावित करना में इसका अर्थ नहीं है कि उसको हानि पहुँचाती है या फिर लाभ पहुँचाती है, इन दोनों का रूप हो सकता है। प्रभावित करना मतलब हानि भी पहुंचा सकती है और लाभ भी पहुंचा सकता है। तो संस्कृति विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्या धर्म के माध्यम से या फिर संदर्भ या फिर कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से या फिर भाषा या फिर परिवेश के माध्यम से। तो हम इनमें से अगर विचार करें तो भाषा के माध्यम से जो होती है वो संस्कृति विकास के, बालक के विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि भाषा, विभिन्न तरीक़ों की भाषाओं को प्रयोग करके, संकेतों का प्रयोग करके बालक जो होता है वो अपनी संस्कृति को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से उसके विकास को प्रमुख तौर पे कौन प्रभावित करती है, भाषा। और वो किसके माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से बालक के विकास को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है 23वां की रिक्त स्थान दिया है का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। तो आत्मकेंद्रित व्यवहार होगा या फिर स्मृति प्रक्रिया होगी या फिर अवधारणात्मक तीक्ष्णता होगी या फिर समय से पूर्व जन्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अध्ययन व्यक्तित्व। रिक्त स्थान का अध्ययन व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम देखें तो जो होता है सामाजिक विकास और व्यक्तित्व, देखिए एक तो व्यक्तित्व दिया है, एक सामाजिक विकास दिया है। तो उसके अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, आत्मकेंद्रित व्यवहार होगा, स्मृति प्रक्रिया नहीं होगा और अवधारणात्मक तीक्ष्णता भी नहीं होगी और समय से पूर्व जन्म, ये सब चीज़ें सम्मिलित नहीं होती है। जो बालक का आत्मकेंद्रित व्यवहार है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये चीज़ किसके अंतर्गत, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं हम। क्योंकि आत्मकेंद्रित व्यवहार होता है, उसी व्यवहार में परिवर्तन को ही तो हम अधिगम कहते हैं। तो ये सामाजिक विकास मतलब बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, उसके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। वो सामाजिक विकास का अर्थ यही होता है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना। हालांकि अधिगम का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, परंतु सामाजिक विकास भी तभी संभव हो पाएगा जब आपके व्यवहार में, आत्मकेंद्रित व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन संभव होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रित व्यवहार। अगला प्रश्न है शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य। देखिए प्रश्न को सही से पढ़ना होगा। वैज्ञानिक जांच, वैज्ञानिक, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक नहीं दिया है, वैज्ञानिक। शिक्षा में वैज्ञानिक जांच जो होती है वो अधिगम का उद्देश्य
क्या होता है? सहयोगी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ये हो जाएगा सामाजिक कार्य से संबंधित, सामाजिक जांच से संबंधित। पाठ्यक्रम सामग्री को पूरा करने के लिए, तो ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। और वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करना, ये होता है वैज्ञानिक जांच के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं हम कि वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए किसका, वैज्ञानिक जांच का अधिगम में उद्देश्य होता है और एक कक्षा में प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए नहीं होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों के अंदर वैज्ञानिक साक्षरता का निर्माण करने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता होती है। 25वां प्रश्न देखते हैं कि छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है। तो ये छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी मतलब अधिगम अभी हुआ नहीं है, तो ये किस प्रकार के अधिगम आकलन के अंतर्गत आता है? सारांशित आकलन होगा, अधिगम का आकलन होगा। देखिए, अधिगम का आकलन कब किया जाता है? जब अधिगम पूर्ण हो चुका होता है तब हम अधिगम का आकलन करते हैं, परंतु अधिगम के रूप में आकलन जो होगा वो भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि अधिगम अभी होना है। देखिए, छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उनकी अधिगम क्षमता में वृद्धि होगी, मतलब इसमें क्या दिया गया है कि अधिगम अभी होना बाकी है, तो उसके लिए अधिगम के लिए आकलन जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिगम के हम अधिगम करवाना चाहते हैं, उसके लिए आकलन जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। अब 26वां प्रश्न आपके लिए है, जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? अब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को अगर जानबूझकर, देखिए पहला है तो हमें ध्यान देना है सामाजिक मूल्य और मान्यता, तो इसका मतलब होता है कि बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। अगर हम सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को उनके अंदर विकसित करने पर जोर देंगे या फिर स्वतः विकसित होंगी, तो वो किसके अंतर्गत? सामाजिकरण के अंतर्गत। परंतु ऑप्शन में यहाँ पर सभी में सामाजिकरण दिया गया है। आप देख सकते हैं कि द्वितीयक सामाजिकरण होता है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है, प्रत्याशित सामाजिकरण होता है या फिर पुनः सामाजिकरण। अब प्रत्याशित सामाजिकरण के अंतर्गत क्या शामिल, मतलब उनसे हम किस प्रकार की आशा रखते हैं सामाजिकरण की, ये प्रत्याशित सामाजिकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और पुनः सामाजिकरण, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा पुनः सामाजिकरण, क्योंकि जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है, उनके अंदर जानबूझकर परिवर्तित करते हैं, तो वो क्या होगा? पुनः सामाजिकरण करना बच्चे का जो होगा वो पुनः सामाजिकरण होगा। तो ये 26वां प्रश्न था आज का। आज का 27वां प्रश्न आपके सामने है कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, थार्नडाइक के लिए किस नियम के उदाहरण हो सकता है? तो देखिए, थार्नडाइक की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये व्यवहारवाद की, पहली बात तो हमें ये याद रखना है कि थार्नडाइक जो थे ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद व्यवहारवाद के अंतर्गत इन्होंने सीखने के सिद्धांत, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? तो वो E.L. थार्नडाइक ने प्रस्तुत किए। अब थार्नडाइक ने पहला जो नियम दिया था वो दिया था अभ्यास का नियम, ठीक है, ये अभ्यास का नियम के नाम से जाना जाता है। अभ्यास का नियम और एक होता है संतोष असंतोष का नियम, ठीक है, और एक व्यक्ति किसी अनुभव से सीखता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, और एक होता है संतोष असंतोष का नियम। तो ये तीन चीज़ें जो है ये तीन थार्नडाइक के मूल नियम थे, मतलब जो मुख्य नियम थे उनकी संख्या कितनी है थार्नडाइक के? आपसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम जो दिए हैं थार्नडाइक ने वो 3 प्रस्तुत किए हैं, परंतु इसके अलावा 5 जो हैं इन्होंने गौण नियम भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम मान सकते हैं कुल मिलाकर अगर थार्नडाइक के नियम होते हैं तो वो 5 होते हैं, परंतु मुख्य नियम की बात करें तो मुख्य नियम 3 होते हैं और 5 गौण नियमों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर मुख्य नियम के अंतर्गत पहला पूछा है कि अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, तो यहाँ पर अभ्यास की बात हो गई तो सीधा सा आंसर हो जाएगा इसका अभ्यास का नियम, क्योंकि जो अभ्यास का नियम होता है वही व्यक्ति को अभ्यास के लिए परिपूर्ण बनाता है। और इसके अंतर्गत हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम दूसरा हो जाएगा, और तीसरा नियम जो होता है वो प्रभाव का नियम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं संतोष असंतोष का नियम। तो ये 3 नियम जो हैं ये थार्नडाइक के मुख्य नियम की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और 5 नियम इनके गौण नियम के अंतर्गत आते हैं, और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ये थार्नडाइक के बारे में मुख्य मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी है।
अब अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। देखिए, यहाँ पर आपको प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत बोल सकता है, आपको प्रेरणा का जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो बोल सकता है आपसे, या फिर स्व यथार्थीकरण सिद्धांत के नाम से जाना जा सकता है, और आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। और अभिप्रेरणा का इसको मांग का सिद्धांत, सर्व प्रमुख जो प्रसिद्ध है मैस्लो का सिद्धांत, वो अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत के अंतर्गत होता है। तो इन्होंने हम प्रश्न देख लेते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने कहा है प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो वो अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, हालांकि अब्राहम मैस्लो के नाम से अधिक पहचाने जाते हैं। तो देखिए, इनका जो सिद्धांत है वो किस किस नाम से जाना जाता है, इसका देखिए पहला तो आपके सामने दिया ही गया है, प्रेरणा का अनुक्रम सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, प्रेरणा का मांग सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी इसको कहा जा सकता है। तो मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। व्यक्तित्व के जो वो पूरा व्यक्तित्व है, जो अभिप्रेरणा के अंतर्गत इन्होंने सिद्धांत दिया आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, उसके अंतर्गत जो अब्राहम मैस्लो थे इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। कौन कौन सी आवश्यकताएं बताई है, इन्होंने बताई है पहली जो बताई है वो जैविकीय या शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे कि भूख, प्यास, नींद आदि, ये सब चीज़ें जो होती है शारीरिक आवश्यकताएं होती है। दूसरी प्रकार की इन्होंने आवश्यकता बताई कि जब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसके बाद व्यक्ति में सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, मतलब जैसे कि जो कानून या फिर मकान की आवश्यकता, हम मकान की आवश्यकता के अंतर्गत जो होते हैं वो आवश्यकता दूसरी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति की भूख प्यास की आवश्यकता उसकी कम हो गई है या फिर उसकी पूरी हो गई है, तो उसके बाद उसकी किसकी आवश्यकता होगी, उसके सुरक्षा की आवश्यकता होगी। ये अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है दूसरा। और तीसरा जो नियम बताया इन्होंने, ये बताया है कि समूह या फिर समाज की आवश्यकता, जो तीसरी व्यक्ति की आवश्यकता होती है वो समाज की आवश्यकता। समाज की आवश्यकता के अंतर्गत तो क्या हो सकता है, उसका परिवार की आवश्यकता, समूह की आवश्यकता, ये सब चीज़ें जो होती है ये व्यक्ति की तीसरी प्रकार की आवश्यकता होती है। अब चौथी जो ये तीसरी अवस्था अगर उसकी पूरी हो गई तो वो किसकी चौथी अवस्था में आ जाएगा, चौथी आवश्यकता हो जाएगी उसकी सम्मान की आवश्यकता, क्योंकि अगर व्यक्ति समूह समाज में रहना पसंद करता है तो उसे सम्मान की भी पूर्ति होनी चाहिए। तो ये मैस्लो ने सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति की चौथी आवश्यकता जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सम्मान की आवश्यकता। जैसे कि संबंधियों व समाज से सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति की पूरी होती है, तो हम मान सकते हैं कि सम्मान की आवश्यकता। जो आखिरी जो स्टेज बताया है इन्होंने, वो 5वां स्टेज कौन सा है कि वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है व्यक्ति की। अगर आपसे पूछ ले कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अंतर्गत सबसे उच्च आवश्यकता कौन सी होती है, तो वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। आत्मानुभूति की आवश्यकता भी हम उसको बोल सकते हैं। तो अगर ये 4 आवश्यकताएं पूरी कर लेता है तो 5वीं आवश्यकता उसकी कौन सी हो जाती है, 5वीं आवश्यकता उसकी हो जाती है आत्मसम्मान की, या फिर आत्म अनुभूति की, या फिर आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब व्यक्ति जो होता है वो आत्मसिद्ध अपने स्वयं को, मतलब आत्मसिद्धि, आत्मा की सिद्धि के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने 5 प्रकार की शारीरिक आवश्यकताओं का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये किसके अंतर्गत किया गया, तो ये होता है अभिप्रेरणा के अंतर्गत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ये, अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत दिया गया है ये किसका है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया है इन्होंने। तो ये अब्राहम मैस्लो से संबंधित प्रश्न आपके सामने था। अब 29वां प्रश्न यहाँ पर कैंसल्ड लिखा हुआ है, मतलब ये जो है व्यापम ने कैंसिल कर दिया था। देखिए दोस्तों, ये हम पेपर जो पढ़ रहे हैं ये पुराने एमपीटेट वर्ग 2 के पुराने पेपर में आपको सॉल्व कराता हूँ, जिससे आपको वर्ग 3 में जो प्रश्नों के आने की संभावना है या फिर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम कि प्रश्न है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है। देखिए, ना तो उसकी कोई अवधि होती है और ना स्थान होता है और ना ही उस शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। हम सभी जानते हैं कि वो सब जो होता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर अनौपचारिक शिक्षा। मतलब अनौपचारिक शिक्षा का व्यक्ति कहाँ प्राप्त करता है
क्या परिवार में अगर कोई भी चीज़ सीखता है वो उसका सामाजिकरण होता है, परिवार में उसकी नैतिकता से संबंधित शिक्षा सीखता है, और उसकी जो आवश्यकताएं होती है, प्राथमिक आवश्यकताएं उनकी जो होती है वो नीड्स, वो सब परिवार पूरी करता है। तो ये सब शिक्षा जो होती है ये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो एक निश्चित अवधि में होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है उसका, और एक निश्चित समय होता है। तो ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। मतलब जो स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करता है बालक, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्कूल में अवधि होती है, उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है और उसका निश्चित उद्देश्य होता है। परंतु परिवार में जो शिक्षा प्राप्त करता है बालक, जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, वो क्या कहलाता है? वो अनौपचारिक शिक्षा या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन। उसकी कोई अवधि नहीं होती है, कोई समय सीमा नहीं होती है। बालक को कब नैतिक शिक्षा दी जाती है, कब मतलब वो उसकी नैतिकता से संबंधित कार्य करता है या फिर सामाजिकता से संबंधित कार्य जब करता है बालक, तो उसकी कोई निश्चित समयावधि नहीं होती है और ना ही कोई निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से बालक की ये इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जो मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य और निश्चित अवधि स्थान के बिना शिक्षा अधिग्रहित की जाती है, वो किसके अंतर्गत आएगी? इनफॉर्मल एजुकेशन। और औपचारिक शिक्षा बालक स्कूल में ग्रहण करता है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब जो ये 30 प्रश्न आज हमने हल किए हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और किसी प्रकार की समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है तो मैं कमेंट उसमें आपको कमेंट बॉक्स में जो है मेरे नंबर दे रखे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।